हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उसमें भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पहले मोदी जी को मुख्य यजमान का कार्य करना था। लेकिन हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने पुरजोर विरोध किया इस आधार पर कि कोई भी व्यक्ति जो गृहस्थ है, जिसका विवाह हुआ है, वह सपत्नी ही किसी पूजा में शामिल हो सकता है। और इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य यजमान के पद से हटना पड़ा। वह दायित्व एक गृहस्थ व्यक्ति को दिया गया जो सपत्नी पूजा करेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने दो आधार पर आपत्ति की है मुख्यतः। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को स्थान नहीं दिया है। अगर पूजा में साथ लेकर नहीं आते हैं तो यह पूजा के पात्र नहीं है। दूसरी बात कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये शंकराचार्य लोग धर्म की मान्यता की इस बात को लागू करवाने के लिए अड़े हुए हैं कि 22 जनवरी 2024 को जो कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, जिसमें बिना पताका के अर्धनिर्मित निर्माणाधीन मंदिर में मुख्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसे रोका जाए। शंकराचार्यों से हमें एक बात सीखनी होगी कि जिस समय इतनी बड़ी बीजेपी की ट्रोल आर्मी इन शंकराचार्यों के पीछे लग गई है, इनके द्वारा किए जा रहे पूजा पाठ को मजारों में की गई पूजा पाठ के रूप में दिखा रही है, तमाम तरह के मीडिया के द्वारा इन पर कमेंट किए जा रहे हैं, गोदी मीडिया इनको कहीं कोई प्रमुखता नहीं दे रही है, अखबारों में कहीं इनकी बातें नहीं छप रही हैं, लेकिन इन्होंने धर्म की इन मान्यताओं के लिए पूरी जोर शोर से विरोध किया है। धर्म की मान्यताओं को स्थापित करने के लिए, धर्म के नियमों का उल्लंघन होने से रोकने के लिए सरकार और समाज पर पुरजोर दबाव बनाया है। और इस कारण से सरकार, क्योंकि वास्तव में यह कार्य सरकार कर रही है, जबकि सरकार का यह कार्य नहीं है। सरकार का कार्य किसी भी धर्म के लिए काम करने का नहीं है, देश के लिए काम करने का है। धर्म के लिए काम करने का हक, स्वतंत्रता भारत का संविधान उस धर्म के लोगों को देता है, नागरिकों को देता है, व्यक्तियों को देता है। लेकिन फिर भी यह संविधान में दिए गए दायित्वों को, जो कि मणिपुर में इनका दायित्व है, उसको नजरअंदाज करते हुए अधूरे राम मंदिर में स्वयं मुख्य यजमान बनकर जो पूजा करने की सोच रहे थे, शंकराचार्यों ने धर्म का नियम बता करके और उस पर विरोध करके मोदी जी को मुख्य यजमान बनने से रोक दिया है। दोस्तों, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। सभी अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एक बात और लिखी हुई है कि धर्म के सुधार की बात भी की जाएगी, खासकर हिंदू धर्म के लिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में। दूसरी तरफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 को, जिसमें मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, के खंड अंग यानी क्लॉज ई में लिखा हुआ है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। दोस्तों, धर्म में बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं मिलती हैं, मैं उनको प्रथा नहीं मानता, मैं कुप्रथा कहूंगा, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली होती हैं, अतार्किक भेदभाव करने वाली होती हैं। लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनको आप वास्तविक धर्म कह सकते हैं और वो बड़ी उचित हैं, तर्कपूर्ण हैं। जैसे हिंदू धर्म की यह प्रथा कि कोई भी गृहस्थ और विवाहित व्यक्ति सपत्नी ही पूजा कर सकता है। और आप सब जानते होंगे कि ऐसे अवसर पर पत्नी दाहिने बैठती हैं, यानी नेतृत्व एक तरह से कर रही होती हैं पूजन कार्य का। तो यह एक अच्छी प्रथा है हिंदू धर्म की
जिसमें सदियों तक बहुत सारी कुप्रथाएं शामिल हो गई हैं, जिनका हम विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस एक अच्छी प्रथा को भी तिलांजलि दी जा रही थी देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनका अपना निजी मत है, पति पत्नी का अपना मामला है कि साथ में रहें कि न रहें। ऐसे बहुत सारे मोदी जी के अंध समर्थक, तर्क और सोच से जो मुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं, ऐसे लोग प्रायः इनके द्वारा पत्नी को अपने से दूर रखे जाने के आचरण का समर्थन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि न तो धर्म ऐसी आज़ादी देता है और न ही संविधान ऐसी स्वतंत्रता देता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में पहले बहुविवाह था, आज कानून में बहुविवाह को रोक दिया गया है, एकल विवाह। यहां तक कि अगर पत्नी सहमत भी है तो भी कोई पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यदि करेगा तो शून्य है और दंडनीय है। तो आप ये कह दें कि इन दोनों के अपने इच्छा की बात है, तीन लोगों के अपने मन की बात है, ऐसे नहीं चलेगा देश। प्रश्न उठता है कि आप किस आधार पर किसी को तिलांजलि दे रहे हैं, किसी से दूर हैं, उसका तर्क क्या है। बहुत सारे लोग यह कहकर प्रचार करते हैं कि इनके पास देश सेवा के कार्य के कारण समय नहीं है पत्नी के पास रहने का। क्षमा करिएगा, महात्मा गांधी जी पत्नी के साथ रहकर देश की सेवा किए हैं, अर्धनंगा फकीर बनकर पूरे देश की सेवा किए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे दूसरे प्रधानमंत्री हों, चाहे तीसरे चौथे पांचवें जो भी प्रधानमंत्री लोग हों, जितने पुरुष प्रधानमंत्री हुए हैं और जिनका विवाह हुआ था, वो सब अपनी पत्नियों के साथ देश सेवा किए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी विवाहित हैं, उनकी पत्नी कभी बाधक नहीं बनी। यह कहना कि पत्नी के साथ चलने पर देश सेवा नहीं हो सकती, यह पत्नी का अपमान है, यह स्त्रियों का अपमान है। यह बात यह दिखाती है कि स्त्री एक बेड़ी है, वो जकड़ लेती, आगे बढ़ने नहीं देती। और इसी नाते धर्म उस मान्यता को ले चलता है कि जहां कोई विवाहित व्यक्ति विवाहित हो जाने के बाद तभी पूर्ण माना जाता है जब पत्नी के साथ बैठे। मैं इस प्रथा को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे शंकराचार्यों की तारीफ करता हूं और यहीं से मैं प्रेरणा लेने के लिए कहूंगा जो संविधान के प्रहरी हैं, खासकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश लोग बैठे हैं या जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, कि आप अगर संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, उसके पालन की बात करते हैं, तो आप भी सरकार पर उसी प्रकार से दबाव बना सकते हैं जैसे किसानों ने बनाया और बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, किसान बिल, जैसे शंकराचार्यों ने दबाव बनाया और मोदी जी को हटना पड़ा है उस पद से, उस दायित्व से। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अच्छे प्रयास किए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास करके एक निर्णय दिया कि सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति अकेले सरकार नहीं करेगी, बल्कि सरकार, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। आप सबको पता होगा, आलोक कुमार जब सीबीआई निदेशक थे तो मामला आया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनहगारों को, जो सरकार के समर्थन से, गुजरात की सरकार ने, मोदी सरकार के समर्थन से, क्योंकि बिना इनके पत्ता हिलता ही नहीं है इनकी अपनी सरकारों में, गुजरात में बीजेपी सरकार है, तो वहां से अगर माफी मिली है तो केंद्रीय सरकार की सहमति से ही हुआ है। ऐसे गैर कानूनी संविधान विरोधी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निरस्त कर दिया है और बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसके बच्चे और परिजनों के हत्यारों को फिर से सजा भोगने के लिए विवश किया है। यह संविधान के प्रहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय कार्य किया है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हो रहे हैं जो हमारे संविधान के अनदेखेपन को उजागर कर दे रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 2019 से विधानसभा नहीं है और वहां जो उसको यूटी बनाया गया है उसमें विधानसभा की व्यवस्था है। इतने दिनों से वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है। किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जिसे कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दो तरह के होते हैं, बिना विधानसभा वाले जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव या लद्दाख, और दूसरे वे संघ शासित क्षेत्र यूटीज जहां पर विधानसभा और सरकार होती है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और अब जम्मू एंड कश्मीर।
तो जहां कहीं चाहे संघ शासित प्रदेश हो या राज्य हो, विधानसभा होनी है, सरकार बननी है, वहां अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 साल से अधिक चल ही नहीं सकता। संविधान के अनुच्छेद 356 में ये बात लिखी हुई है। आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके बात को आगे बढ़ा दिया है, या मैं कहूंगा कि संवैधानिक प्रावधानों को थोड़ा हल्का कर दिया है कि सरकार कह रही है कि चुनाव कराने ही वाली है। जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां चुनाव कराने में कोई बाधा हो, न तो निर्वाचन आयोग ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अनुच्छेद 356 में लिखा है कि किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग अधिकतम 1 वर्ष तक किया जाएगा। 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाया जाएगा जबकि निर्वाचन आयोग या प्रमाण पत्र दे दे कि उस राज्य की परिस्थिति ऐसी है, दशा ऐसी है कि वहां चुनाव कराना संभव ही नहीं है। लेकिन किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू कर नहीं रखा जाएगा। एक बात और भी है कि आप 3 वर्ष भी एक बार में नहीं कर देंगे, 6 महीने पर उसको सदन से पारित करवाएंगे। समझिएगा, यानी संसद के दोनों सदन उसको पारित करेंगे, तब 6 महीने के लिए बढ़ेगा। यानी निर्वाचन आयोग अगर प्रमाण पत्र नहीं देगा तो संसद भी नहीं बढ़ा सकती। इतना महत्वपूर्ण उपाय किया गया है। संसद कब पारित कर रही है, कब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दे रही है, पता ही नहीं। निर्वाचन आयोग ने कब कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया, पता ही नहीं। और सब कुछ के बाद भी 3 साल से आगे राष्ट्रपति शासन लगाने पर संविधान प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन 4 साल बीत गए, 5वां साल चल रहा है, चुनाव कब होगा पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इनमें से किसी बात पर चर्चा नहीं करता, बल्कि कहता है कि सरकार ने कहा है कि जल्दी ही चुनाव होंगे, तो अब चुनाव होने ही वाला है, अब क्या चर्चा की जाए। इसी तरह से और भी बहुत से मामले हैं जिसमें संविधान की अनदेखी हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर से आरोपितों के घर गिराए जाते हैं, आरोपियों के, जब तक किसी का दोष साबित नहीं हुआ तब तक वो गुनहगार नहीं है, इस सिद्धांत पर चलकर जहां सरकार में बैठे लोग अपने समर्थक आरोपियों का बचाव कर लेते हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह, जैसे स्वामी चिन्मयानंद, या कि इनके समर्थक अगर कहीं अपराधी साबित हो गए तो उन्हें पेरोल पर छोड़ते हैं, जैसे राम रहीम या बिल्किस बानो के गुनहगार, वहीं यह लोग समाज में नफरत फैलाने के लिए कानून में कहीं न लिखे होने पर भी किसी पर कोई आरोप लगते ही उसका घर बुलडोजर से गिरा देते हैं, पैमाइश के नाम पर गिराते हैं, समाज में फैलाते हैं कि हम सजा दे रहे हैं। इससे क्या होता है, समाज में नफरत फैलती है, लेकिन कानून का पालन नहीं होता है। दोस्तों, अगर सरकारें बदले की भावना से काम करने लगेंगी तो फिर यह न लोकतंत्र बचेगा, न देश बचेगा, न कानून का कोई स्थान रह जाएगा। फिर तो भीड़ तंत्र में बदल जाएगा देश। जिस सरकार ने कानून बदलकर बलात्कारियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान किया और मोदी जी ने इसकी हुंकार भरी थी कि अब कोई बलात्कार करेगा तो सजाए मौत होगी, इसी सरकार में ये खुद प्रधानमंत्री रहते हुए बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को माफीनामा देते हैं, तो इनके उस बात को सही माना जाए जो यह हत्या के प्रावधान की बात करते हैं, या उस आचरण को देखा जाए जिसमें बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, राम रहीम जैसे हत्यारे बलात्कारियों को पेरोल पर छोड़ते हैं। तो इसलिए शंकराचार्यों ने जिस तरह से धर्म की मान्यताओं के लिए संघर्ष किया है, धर्म की सुप्रथाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धर्म के नाम पर बहुत सी कुप्रथाएं भी चलती रहती हैं। अगर कभी कोई उसका समर्थन करेगा तो मैं उसके विरोध में खड़ा रहूंगा, लेकिन यहां दोनों ही मांग इनके धर्म के नियम के अनुसार होने के साथ साथ सुप्रथा भी है, यानी अच्छी प्रथा है। महिला को, पत्नी को सम्मान मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। तो ऐसे में इनसे हमको सीखना होगा कि चाहे कितना भी हमारा विरोध हो, हम संविधान को अपने साथ, अपने सीने से लगाए खड़े रहें और इसके मूल्यों को कुचलने से रोकें, कुचलने वाली ताकतों को पहचानें। देखिए दोस्तों, सिर्फ सरकार बदल देने से जो अगली सरकार आ जाएगी वो हमारी होगी, ऐसा हम आप नहीं सोच सकते।
शायद वो सरकार किसी दूसरे एक वर्ग की होकर के फिर तीसरे पर अटैक करने लगे, क्योंकि ये तमाशा चल रहा है। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, सुरक्षा की बात करे, समता स्वतंत्रता की बात करे, सबके लिए न्याय की बात करे। और इसका पैमाना क्या होगा, प्रत्याशी कैसे उतार रहे हैं, टिकट किनको आप दे रहे हैं। आपने इनका विरोध कर लिया, आपने सरकार जो वर्तमान में है चाहे जहां कहीं भी हो उसका विरोध किया, आपके प्रत्याशी कौन है, उन प्रत्याशियों की पहचान क्या है, उन प्रत्याशियों का इरादा क्या है, उन प्रत्याशियों का संकल्प क्या है, उन प्रत्याशियों की सोच क्या है, क्या वे संविधान के मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। कम या अधिक 100% तो किसी पर कोई बात लागू कर ही नहीं सकते हम, संभव ही नहीं है, लेकिन क्या वह सबको समान दृष्टि से देखने की सोच रखते हैं, या कि वो जाति, धर्म, मजहब, पंथ, क्षेत्रवार नफरत फैलाकर सत्ता में आते हैं, या कि फिर वो बाहुबली हैं, अपने इलाके में तमाम जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। जो पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देगी वो कैसे जमीन पर अवैध कब्जे को रोकेगी, फिर वो कुछ लोगों के घर गिराएगी और कुछ के कब्जे को जायज ठहरा देगी। फिर शायद वो किसी आजम खान के द्वारा बनाए जा रहे विश्वविद्यालय पर, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। तो दोस्तों, हमें यह सीखना है कि हम अपने मूल्यों की रखवाली कैसे करें। कौन से मूल्यों की? संविधान में वर्णित मूल्यों की। मैं चाहता हूं कि संविधान की कार्यशाला लगाई जाए जगह जगह। जी हां, मैं चाहता हूं कि हम लोग संविधान की कार्यशाला लगाएं। देखिए, बात करते करते ये विचार मेरे मन में आया है। आप सब ऐसा मत समझिएगा कि मैं पहले से सोचकर ये बात कहने जा रहा हूं जो कह रहा हूं। क्यों न संविधान की एक कार्यशाला लगाई जाए, कम से कम 5 दिन की क्लास लगे, आप सब अपने अपने इलाके में आयोजित करिए। मैं आकर के वहां लोगों को समझाऊंगा, न केवल इतना कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि जो लिखा है वो क्यों लिखा है। मोटी मोटी बातें जनता के लिए जाननी जरूरी है। मैं यह बताऊंगा कि क्यों आम जनता अब सदन में नहीं जा पाती है। मैं यह बताऊंगा कि संविधान निर्माताओं ने क्यों ट्रेन में, बसों में सांसदों विधायकों के लिए फ्री सीट दी थी, क्यों उन्होंने फ्री में भोजन दिया था सांसदों विधायकों को कैंटीन में बहुत सस्ते दर पर, क्यों उनको फ्री का आवास दिया गया था। ये बाहुबलियों और पूंजीपतियों के लिए नहीं दिया गया था, ये उन लोगों के लिए दिया गया था जो संविधान के लिए संत हैं, यानी कि जो अपने कोई धन अर्जन की भावना को छोड़ करके, अपने लिए सुख सुविधा की भावना को छोड़ करके देश की सेवा सत्ता में बैठकर करना चाहने वाले लोग हैं। उनको वहां रहने में असुविधा न हो, इसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। दोस्तों, मैं समझाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि संविधान में दल बदल का कानून क्यों जोड़ा गया, और इसके जोड़ दिए जाने से सरकारें तो स्थिर हो गई, लेकिन जनता कैसे गुलाम हो गई, कैसे हमारे सांसद विधायक कठपुतली बन गए, कैसे उनकी आवाज अपने दल के हाँ में हाँ मिलाने तक सीमित हो गई, न कि उस जनता की आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र रहे जिसने उनको वोट देकर भेजा है। मैं आपको यह बताऊंगा कि संविधान किस भाव से लिखा गया। मैं आपको यह बताऊंगा कि यह संविधान ही है जो महज 70 वर्षों में सदियों से शोषित वंचित समाज को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दिया, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया। अगर यह सही से जनता के द्वारा लागू किया जाए, ध्यान देना दोस्तों, आप ये मत कहिए कि बीजेपी का दोष है, कांग्रेस का दोष है, सपा का दोष है, बसपा का दोष है, आरजेडी का दोष है तो जेडीयू का दोष है, शिवसेना का दोष है तो डीएमके या डीएमके का दोष है। ऐसा मत गिनिए, दोष हम सब का भी है। हम लोग भी दारू मुर्गा पर ग्राम प्रधानों को वोट देते आए हैं। तमाम लोग पैसे पर बिक जाते हैं, तमाम लोग, मैंने देखा है गांव में बिकते हुए। क्यों? क्योंकि हम समझते ही नहीं कि हमारे वोट से कितना और बदलाव हो सकता है, हम सबके लिए अच्छा बदलाव हो सकता है। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि क्या कारण है कि आज जो सड़कें बन रही हैं सब पर टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं, 2001 के पहले भी तो बहुत सड़कें बनी, वो तो सरकार ने हमारे टैक्स के पैसे से बनाया। तब हमको समझ में आएगा कि ये जो कुछ हो रहा है संविधान के अनुसार ही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ संविधान के ठीक विपरीत हो रहा है, और इसलिए जनता को संविधान जानना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे इस नंबर पर संपर्क करिए और अपने अपने शहरों में संविधान के लिए कार्यक्रम आयोजित करिए। जहां कहीं 10, 20, 50, 100 लोग अगर मिलें, वहां या तो ये मेरे वीडियोज दिखाइए,
या आप एक आयोजन करिए तो मैं वहां आकर के संविधान के मूल्यों को समझाऊंगा, संविधान किन किन आचरणों से कमजोर होगा ये सब बताऊंगा। इससे हमारा संविधान मजबूत होगा और संविधान ही है जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा और बंधुता, भाईचारा, नफरत नहीं, सबको जोड़ कर ले चलेगा, यह लेकर चला है। इसी के साथ हमारा देश मजबूत होगा। इससे हट जाने पर हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, संविधान के प्रहरी भी उसी तरह से चैतन्य हों, प्रखर हों, जैसे कि आजादी के नायक कभी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।